एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से हम चैप्टर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लास्ट क्लास में हमने पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ा था कि पुर्तगाली इंडिया में कब आए थे और कब वो इंडिया से गए, उन्होंने क्या क्या इंडिया में किया, उनकी पॉलिसीज़ कैसी रही और क्या रीजंस रहे उनके यहाँ से जाने के। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेसिस्टेंट टू पोर्तुगीज रूल। तो कल की क्लास में हमने ये नहीं जाना था कि वो कौन से इंडियन रूलर्स और क्वींस थी जिन्होंने पोर्तुगीज़ को इंडिया में रेसिस्ट किया, जिन्होंने उनका विद्रोह किया और उन्हें हराया, उनकी पावर को कम किया। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले अगर हम बात करते हैं कि जो पहला रेसिस्टेंट हुआ था, सो रीजनल रेसिस्टेंट, तो ये क्षेत्रीय रेसिस्टेंट था, क्षेत्रीय विद्रोह था, जो कि जमोरियंस ऑफ कैलिकट, यानी कि सिंपली अगर हम बात करें, जो कैलिकट जो पोर्ट एरिया था हमारा, वहाँ के जो जमोरियंस थे, तो जो जोमोरियन की बात कर रहे हैं, मैं फिर जोमोरियन या जमेरियन, तो उस टाइम पे इनको लॉर्ड ऑफ द सी कहा जाता था। मीन्स कि ये वो लोग थे जो पोर्ट एरिया के पास रहते थे, रूल करते थे। मीन्स कि इनका किंगडम था उनका। तो जो कैलिकट के जोमोरियंस थे, एक तरीके से जो वहाँ के रूलर्स थे, उन्होंने रेसिस्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली पुर्तगीज सबसे पहले कैलिकट आए थे। कैलिकट वाले रास्ते पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, फिर करतार सिस्टम इम्पोज करते थे रूलर्स के लिए। तो बात रूलर्स हजम कैसे करते थे इस चीज़, हजम कैसे ही कर सकते थे इस चीज़ को कि अपनी ही लैंड पे, अपने ही पोर्ट एरिया में वो किसी और को टैक्स पे करें। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन। सो वो रेसिस्ट कर देते हैं। द Zamorians of Calicut were the first to face the Portuguese and remained their strong rivals. तो इन ये पहले वो लोग थे जिन्होंने पोर्तुगीज के डोमिनेंस को फेस किया और जिन्होंने उनको स्ट्रांगली रेसिस्ट किया और जो उनके राइवल्स बन गए। दे बिल्ड इन फ्री ट्रेड एंड वेलकम्ड ऑल मर्चेंट्स। तो ये ना ये बिलीव करते थे फ्री ट्रेड में, यानी कि कोई वो टैक्सेशन पॉलिसी नहीं है सी रूट के लिए। तो ये मतलब इनका मानना था कि हमें फ्रीली ट्रेडिंग करनी चाहिए, और सभी मर्चेंट्स को ये इनवाइट करते थे कि आप भी जो है यहाँ से कर सकते हो, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे टैक्स पे करने का, किसी भी जगह कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। द Zamorin refused to expel Arab traders as demanded by the Portuguese. तो जो जिमोरिन थे, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोर्तुगीज़ की। तो पोर्तुगीज़ का क्या था, जब करतार सिस्टम इम्पोज किया तो उन्होंने कहा कि आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक टोकन जो है, पास सिस्टम जो है ये लगाया जा रहा है, अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको टोकन आपके पास होना चाहिए, आपके पास परमिशन होनी चाहिए, तरीके से परमिट होना चाहिए। तो इन्होंने तो भाई मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये सिर्फ सी रूट्स के थ्रू ही नहीं, ये तो अरब कंट्री, मतलब बाकी जो लैंड एरियाज हमारे, वहाँ से भी जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया करते थे। तो जो मतलब वो थे पोर्तुगीज, तो वो चाह रहे थे कि वो अरब, जो हमारी अरेबियन कंट्रीज हैं, उनके साथ ट्रेडिंग ना हो और डायरेक्टली वो किससे करें, उनके साथ करें। और जितना भी उनका स्पाइसेस वाला है, जो प्रीशियस स्टोन्स की बात कर रहे हैं हम, वो यहाँ से सीधा इंग्लैंड जाए या फिर पुर्तगाल जाए, वो ये चाहते थे। बट उन्होंने इस चीज़ से रिफ्यूज कर दिया। द Zamorin fought many naval battles using small and fast ships. तो जो जिमोरियंस थे, उन्होंने बहुत सारी नेवल बैटल लड़ी, बहुत सारे उनके युद्ध हुए, समुद्री युद्ध हुए उनके, और जिसमें उनके पास बड़ी बड़ी जहाज़ें और छोटी छोटी जहाज़ें भी होती थी, जिसमें उनकी नेवल आर्मी हुआ करती थी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर द फेयरलेस क्वीन रानी अबक्का चौथा। रानी अबक्का 1 एंड रानी अबक्का 2, इसमें हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सो जो रानी अबक्का थी, ये जो हमारा कर्नाटका वाला कोस्टल रीजन है, ये वहाँ पर रूल कर रही थी। सो रानी अबक्का चौथवा ऑफ लाल कोस्टल कर्नाटका इज वन ऑफ द इंडियाज अर्लीस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव एंटी कॉलोनियल लीडर। तो ये उस टाइम पे, मतलब जब इन्होंने रेसिस्ट करना स्टार्ट किया, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को, जो काशी विश्वनाथ वाले टेम्पल है, फिर जब नॉर्थ एरियाज की बात करें, इन्होंने उनको भी प्रोटेक्ट किया। तो ये उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उभर के आई, और जिनका इन्फ्लुएंस रहा, इनसे और भी लोग इन्फ्लुएंस है, और भी रीजनल रूलर्स इन्फ्लुएंस हुआ, और वो पोर्तुगीज के अगेंस्ट रेसिस्ट करने लग गए। For over 4 decades in the 16th century, she repulsed Portuguese attacked on her port Ullal. तो
कई 4 डिकेड्स तक, यानी कि 4 दशकों तक 16th सेंचुरी में देखा गया कि जो रानी अबक्का थी, उन्होंने पोर्तुगीज़ के अटैक्स को रिपेल किया। उन्होंने उन्हें करारा जवाब दिया। She had a strong and united army including people of all caste and religion including Mapilla Muslims. तो इनकी जो आर्मी थी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत यूनाइटेड थी। इसमें सभी रिलीजन के जो लोग थे और कास्ट के लोग थे वो भी इंक्लूडेड थे। जैसे इसमें एक एग्जांपल बताया गया कि जो मापिला मुस्लिम्स थे वो भी इनकी आर्मी के अंदर थे। She formed alliance with the Zamorin of Calicut and the बीजापुर सल्तनत अगेंस्ट द पोर्तुगीज। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक अलायंस बनाया, इन्होंने अपना गुट बनाया जो कैलिकट के ज़मोरिन थे उनके साथ और जो बीजापुर के सुल्तान थे उनके साथ, पोर्तुगीज के अगेंस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, वेट, हाँ, हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्पायर। तो पोर्तुगीज जो थे उनके मुगल्स के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे उनके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या था, इनिशियली मतलब उनका एक फ्रेंडली रिलेशन था अकबर के टाइम पीरियड में, बट सभी के साथ सेम चीज़ नहीं रही। सो इनिशियली द मुगल्स एंड पोर्तुगीज हैड अ फ्रेंडली रिलेशन ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। तो शुरुआत में क्या था कि जो अकबर का टाइम पीरियड, जब अकबर रूल कर रहा था इंडिया में, मतलब नॉर्थ इंडिया में, तो पोर्तुगीज़ का और मुगल्स का एक फ्रेंडली रिलेशन था। बट बाद में ये चीज़ नहीं होती। बाद में जो पोर्तुगीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, उनकी प्राइवेट पॉलिसीज़ के अंदर और जो स्लेव ट्रेड पॉलिसीज़ थी उसके अंदर इंटरफेयर करने लगते हैं। द सीज ऑफ हुगली 1632, द पोर्तुगीज इन बंगाल angered Mughal authorities by piracy and by seizing handmaidens of Empress Mumtaz Mahal। तो क्या होता है कि 1632 में वो हुगली को सीज कर लेते हैं। अब जो पोर्तुगीज़ हैं वो इतने ज़्यादा मतलब एरोगेंट हो जाते हैं उस टाइम पे कि वो मुगल अथॉरिटीज़ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सीज करते हैं। और सबसे ज़्यादा हद तब पार होती है जब जो मुमताज़ महल था उस पर वो अपना कब्जा कर लेते हैं, उसको सीज कर लेते हैं। एम्परर शाहजहां ऑर्डर द गवर्नर ऑफ बंगाल कासिम खान टू अटैक हुगली। तो जो उस टाइम पे एम्परर थे शाहजहां, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गवर्नर, जो उनका गवर्नर था बंगाल का कासिम खान, उसको ऑर्डर दिया कि आप जो है हुगली पे जाके अटैक करो। और उन्होंने हुगली पे अटैक किया और पोर्तुगीज़ को वहाँ से हराया, उनको डिफीट कर वहाँ से भगा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं मराठास की। तो मराठास ने भी चैलेंज किया था। यहाँ पे जो शिवाजी थे उन्होंने तो करतास से ही मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम क्यों ले परमिट, हमारी ज़मीन है, हम तो यहाँ से फ्री में जाएंगे, हम क्यों दे टैक्स। So, in the 18th century, the Marathas weakened the Portuguese power in the Konkan region। तो जो कोंकण वाला एरिया है, कर्नाटका की बात कर सकते हैं, कर्नाटका में ही जो पार्ट है, तो वहाँ पर 18th सेंचुरी में मराठास ने उनकी पावर को वीक करना स्टार्ट कर दिया। बैटल ऑफ वसाई जो कि 1739 में होती है, इसमें जो चिमाजी अप्पा हैं वो उसको लीड कर रहे होते हैं। द मराठा आर्मी कैप्चर द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ वसाई। तो जो मराठा आर्मी होती है वो वसाई का जो फोर्ट होता है उसको कैप्चर कर लेती है और पोर्तुगीज से उसको छीन लेती है। दिस वॉज अ मेजर विक्ट्री एंड रिड्यूस द पोर्तुगीज कंट्रोल टू स्मॉल एरियाज लाइक गोवा, दमन एंड दीव। और ये एक बहुत मुख्य जीत मानी जाती है मराठास की, जो क्या करती है, पोर्तुगीज़ की पावर को रिड्यूस कर देती है, कंट्रोल में कर देती है। और जो स्मॉल एरियाज़ में उनके कंट्रोल होते हैं जैसे कि दमन में, दीव में, गोवा में, वहाँ से भी उनकी पावर को वीक कर देती है। उसके बाद है, अगर हम एक सिंपली बात करते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस की। द पोर्तुगीज केम टू इंडिया फॉर ट्रेड एंड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो पोर्तुगीज इंडिया क्यों आए थे? वो यहाँ पर आए थे ट्रेडिंग के लिए, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। बट इंडियंस स्ट्रांगली रेसिस्टेड देयर कंट्रोल थ्रू वॉर्स, ब्रेवरी एंड यूनिटी। और जो बट वो हमें दिखने लगता है कि वो कितना ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं और किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, फोर्सफुली ट्रेडिंग करवा रहे हैं हमसे, सारी चीज़ों पे हमारी कब्जा कर रहे हैं। तो इंडियंस क्या करते हैं, यूनाइट होकर स्ट्रांगली वो उनको रेसिस्ट करते हैं, उनके कंट्रोल को, उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं और ब्रेवरी के साथ उनसे लड़ते हैं। और फाइनली क्या होता है कि जो इंडिया है वो गोवा को आज़ाद करवा लेता है। दमन एंड दीव वाला जो एरिया है 1960 में, उनको भी वो छोड़ के चले जाता है। सो आफ्टर द 1945 इंडिपेंडेंस के बाद भी जो पोर्तुगीज़ इंडिया यहाँ पे रहते हैं, तो जो ऑपरेशन विजय हुआ था उसके थ्रू 1961 में पोर्तुगीज़ यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डच इन इंडिया। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि आफ्टर पोर्तुगीज जो डच हैं
वो इंडिया में क्यों आए? देखो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करें, चाहे हम डच की बात करें, जो हम फ्रेंच की बात करें, या फिर ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तो ये सब इंडिया में आए ट्रेड के लिए थे। ट्रेड के साथ साथ ही क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे ओवर स्प्रेड करना चाह रहे थे। बट ये यहाँ के रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना चाहते थे, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में लेना चाहते थे, जिसकी वजह से इनको यहाँ के रूलर्स ने रेसिस्ट किया, यहाँ के लोगों ने रेसिस्ट किया, हमारी आर्मी ने रेसिस्ट किया। बट कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे थे, और जिसकी वजह से हमें फिर भी इनका कॉलोनियल जो है बन के रहना पड़ा। तो जो ब्रिटिशर्स वाला टाइम पीरियड होता है, तो ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ही बखूबी के साथ जो है कंट्रोल करने में काबिल हो जाते हैं, मतलब कैपेबल हो जाते हैं। वो फूट डालो वाली नीति स्टार्ट करते हैं, और नए एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम लेकर आते हैं, जिसकी वजह से इंडियंस जो है और भी ज़्यादा अपने आप को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस होने लगते हैं उनसे सिंपली। सो जो डच इंडिया है, तो डच इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इनका टाइम पीरियड है 1605 से 1825 तक का पीरियड, यानी कि 17 सेंचुरी की शुरुआत से 19 सेंचुरी के मिड तक की आप बात कर सकते हो, बिफोर द मिड पीरियड। सो द डच केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, नॉट टू रूल। तो यहाँ पर अगर हम डचेस की बात करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो डच है वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, रूल करने के लिए नहीं आए थे। बट ऐसा कहीं भी नहीं था, उनको भी रूल करना था यहाँ पर। तो बाकी जो ये जो पूरा टॉपिक है, ये हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे। और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।